नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे ऐतिहासिक विश्लेषण में सीधे गोता लगाते हैं जो किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। ये कहानी है 3 साहसी भारतीय पायलटों की जिन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जो बिल्कुल नामुमकिन लगता था। ये एक ऐसा अदम्य साहस और एक ऐसा गजब का मास्टर प्लान है जिसने दुश्मन की मोटी दीवारों को भी चकमा दे दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सोचिए, 13 अगस्त 1972 की तारीख, जगह रावलपिंडी। भारी बारिश हो रही है, एक तूफानी रात और एक बेहद सुरक्षित पाकिस्तानी प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप की मोटी दीवार में एक सुराख। 3 साए चुपचाप अंधेरे में गायब हो जाते हैं। एक ऐसी जेल जहां चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें, कंटीले तार और हथियारबंद सैनिक मौजूद हों। वहां से जिंदा बाहर निकलना असंभव माना जाता था, लेकिन ये पायलट भाग निकले। अब सवाल ये है कि आखिर ये लोग इस हाई सिक्योरिटी जेल तक पहुंचे कैसे? नामुमकिन उड़ान। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें समय की सुई को थोड़ा पीछे घुमाकर 1971 के उस भीषण युद्ध में चलना होगा। 3 दिसंबर 1971 को युद्ध शुरू होता है। जमीन पर भारतीय सेना आगे बढ़ रही थी, लेकिन आसमान में हालात बेहद तनावपूर्ण थे। 10 दिसंबर को भारतीय वायुसेना के निडर पायलट दिलीप पारुलकर को एक मिशन मिला, पाकिस्तान के जफरवाल में एक ऊंचे वॉच टावर को तबाह करने का, जहां से दुश्मन लगातार सटीक फायरिंग कर रहा था। पारुलकर अपने सुखोई जेट से निकले तो सही, लेकिन दुश्मन की एंटी एयरक्राफ्ट गनों ने जबरदस्त पलटवार किया। जेट बुरी तरह डैमेज हो गया और पारुलकर को इजेक्ट करना पड़ा। घायल हालत में जमीन पर गिरते ही उन्हें एक गुस्साई भीड़ ने घेर लिया। अगर पाकिस्तानी सैनिक ऐन मौके पर आकर उन्हें हिरासत में न लेते तो सच मानिए ये कहानी शायद वहीं खत्म हो जाती। अब यहां जो हुआ वो देखना वाकई दिलचस्प है। पूछताछ के दौरान पारुलकर का जो विद्रोही स्वभाव था ना, वो कमाल का था। उन्हें एक अंधेरी कोठरी में डालकर टॉर्चर किया गया। सामने खड़ा पाकिस्तानी अधिकारी उन पर भारी दबाव डाल रहा था कि वो भारत के बेहद संवेदनशील आदमपुर एयरबेस का नक्शा बनाए। और पारुलकर ने क्या किया? उन्होंने बड़ी चालाकी से आदमपुर एयरबेस की जगह मुंबई के एक साधारण कमर्शियल एयरपोर्ट का नक्शा थमा गया। बिल्कुल, पूरी रात खड़े रहने की सजा तो उन्हें जरूर मिली, लेकिन दुश्मन को चकमा देने का ये उनका एक बेहद व्यंग्यात्मक और शानदार पहला कदम था। दुश्मन की कैद में इस बगावत के बाद रावलपिंडी की मुख्य जेल में ट्रांसफर होने पर उनके साथ 11 और भारतीय पायलट कैद थे। इस कैंप के इंचार्ज का नाम था उस्मान हामिद। और तभी 25 दिसंबर 1971 को एक बहुत बड़ी खबर आई। ढाका में सरेंडर हो चुका था 93,000। ये कोई छोटा नंबर नहीं है, ये विशाल संख्या दर्शाती है कि कितने पाकिस्तानी सैनिक अब भारत की कैद में थे। कैंप में खुशी की लहर दौड़ गई। सबको लगा चलो युद्ध खत्म हुआ, अब तो रिहाई पक्की है। लेकिन पारुलकर को कूटनीति की उस धीमी रफ्तार का अच्छे से अंदाजा था। उनका बिल्कुल साफ मानना था कि अगर हम यहां बैठे रहे तो शायद सालों लग जाएं, क्यों ना हम खुद ही रास्ता निकालें। और ये बात सही भी थी। कैदियों की अदला बदली में बहुत लंबा समय लग सकता था, पर पारुलकर हार मानने वालों में से तो थे नहीं। और बस यहीं से एक मास्टर प्लान का बीज बोया गया। आज़ादी का मास्टर प्लान। पारुलकर के इस विजन में MS ग्रिवाल और हरीश सिंह जी भी शामिल हो गए। उन्होंने तय किया कि भाई सीधे बॉर्डर जाना तो बहुत खतरनाक है, इसलिए अफगानिस्तान की तरफ से निकला जाए। अपनी इस योजना को अंजाम देने के लिए वे कैंप के बाहरी दीवार के सबसे करीब वाले सेल नंबर 4 में शिफ्ट हो गए। वहां पहले से मौजूद विद्याधर शंकर चाटी ने भी इनकी मदद करने का फैसला किया। अब ध्यान दीजिए, आज़ादी और उनके बीच सिर्फ एक चीज थी, 18 इंच ठोस ईंटों की दीवार। और इसे तोड़ने के लिए उनके पास कोई भारी भरकम आधुनिक औजार तो थे नहीं। तो अब ये दीवार टूटे कैसे? ये पूरी प्रक्रिया बेहद खौफनाक और तनाव से भरी थी। चुराई गई सिर्फ एक कैंची और एक स्क्रू ड्राइवर। इन्हीं से हर रात ठीक 12 से 1 बजे के बीच काम शुरू होता। एक आदमी दीवार कुरेदता और बाकी पहरा देते। जो मिट्टी और सीमेंट निकलता उसे तुरंत बेड के नीचे छुपा दिया जाता। गार्ड्स को शक ना हो इसलिए बड़ी होशियारी से सेल के बल्ब का फ्यूज उड़ा दिया गया ताकि रोशनी कम रहे। और काम खत्म होने के बाद ईंटों को वापस ऐसे लगा दिया जाता कि बाहर से देखने पर सब कुछ एकदम नॉर्मल लगे। एक रात तो ऐसा हुआ कि गार्ड ने झांक कर देख भी लिया, लेकिन सिंह जी की हाजिर जवाबी से वे बस बाल बाल बच गए। देखिए, जेल से बाहर निकलना तो सिर्फ आधा काम था। असली चुनौती तो बाहर की दुनिया में जिंदा रहना थी। जेल से मिलने वाले 57 रुपयों से उन्होंने ड्राई फ्रूट्स, कंडेंस्ड मिल्क और आम लोगों में घुलने मिलने के लिए पठानी सूट का जुगाड़ किया। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना क्या थी पता है? कैंप इंचार्ज उस्मान हामिद ने हमदर्दी में उन्हें जो एटलस और कैसेट प्लेयर दिया था ना, उसी कैसेट के चुंबक और कपड़े सिलने वाली सुई का इस्तेमाल करके इन्होंने एक जुगाड़ू कंपास बना लिया।
मतलब दुश्मन के गार्ड ने जो तोहफे दिए वही उनकी आज़ादी के सबसे बड़े हथियार बन गए। 13 अगस्त की रात। महीनों की जी तोड़ मेहनत के बाद मूसलाधार बारिश और काले बादलों वाली वो रात आखिरकार आ ही गई, जहां से हमने इस विश्लेषण की शुरुआत की थी। दीवार का सुराख पूरी तरह तैयार था, आखिरी परत सिर्फ प्लास्टर की छोड़ी गई थी। पारुलकर ने वो आखिरी प्लास्टर धीरे से तोड़ा। बाहर भारी बारिश हो रही थी, इसलिए कोई भी आवाज बाहर नहीं गई। एक एक करके तीनों बाहर निकले। ठीक दीवार के पास ही एक पाकिस्तानी गार्ड चारपाई पर सो रहा था। सोचिए उस वक्त कितनी धड़कनें तेज रही होंगी। बिना कोई आवाज किए उन्होंने कपड़ों से रस्सी बनाई, उसे कांटीले तारों पर फेंका, दीवार फांदी और अंधेरे में गायब हो गए। वे जेल से बाहर थे। एक छोटी सी चूक। जेल से निकलने के बाद उनका शुरुआती सफर एकदम शानदार रहा। वे तेजी से भागकर बस स्टैंड पहुंचे और सीधे पेशावर की बस पकड़ ली। रास्ते में कलमा पढ़ने या मेडिकल चेक से बचने के लिए खुद को ईसाई बता दिया। अगली सुबह तक वे लंडी कोटल पहुंच गए, जो अफगानिस्तान के तोरखम बॉर्डर से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर था। आज़ादी बस कुछ ही कदम दूर महसूस हो रही थी। लेकिन क्या आज़ादी वाकई इतनी आसान थी? महीनों की अचूक मेहनत में एक बहुत बड़ी खामी छिपी थी। क्या 1932 का एक पुराना नक्शा उनकी ये आज़ादी छीन लेगा? खौफनाक हकीकत ये थी कि उनके एटलस में जो लंडीखाना रेलवे स्टेशन मौजूद था वो 1932 में ही बंद हो चुका था। उनके नक्शे के हिसाब से उन्हें लंडीखाना रेलवे स्टेशन पहुंचना था और वहीं से तोरखम जाना आसान हो जाता। लेकिन जैसे ही उन्होंने एक चाय की टपरी पर अनजान बनकर स्थानीय लोगों से लंडीखाना का रास्ता पूछा, तो वहां मौजूद एक तहसीलदार के क्लर्क को तुरंत शक हो गया, क्योंकि उस इलाके में पिछले 40 सालों से ऐसी कोई जगह ही मौजूद नहीं थी। देखते ही देखते भीड़ उन्हें भागते हुए बंगाली समझकर घेरने लगी। खुद को बचाने के लिए पारुलकर ने अपना आखिरी दाव चला और बड़े रौब से कहा, हमने अपने वतन के लिए खून पसीना बहाया है। अगर भरोसा नहीं है तो पाकिस्तान एयरफोर्स के LDC उस्मान हामिद से बात कर लीजिए। दरअसल पारुलकर ने तहसीलदार को झांसा देने के लिए खुद को पाकिस्तानी एयरफोर्स का अफसर बता दिया था। लेकिन यहीं वो सबसे बड़ी भूल कर बैठे। तहसीलदार ने तुरंत फोन मिलाया और उस्मान हामिद ने एक पल में पहचान लिया कि ये वही भारतीय पायलट हैं जो कल रात उन्हीं की ही जेल से भागे हैं। उनका वो एक झूठ ही उनकी असली पहचान पुख्ता कर गया। वतन वापसी और सम्मान। आज़ादी के इतने करीब पहुंचकर भी वे बदकिस्मती से फिर पकड़े गए। उन्हें वापस रावलपिंडी लाया गया और 30 दिन की एकांतवास यानी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की कड़ी सजा दी गई। हालांकि इसमें एक अच्छी बात यह रही कि पीछे जेल में जो चाटी छूट गए थे उनकी जान बच गई। गार्ड्स उन्हें गुस्से में मारना चाहते थे, लेकिन सीनियर अधिकारियों को असली भगोड़ों की गिनती पहले ही पता चल चुकी थी। खैर, इन पायलटों की अकल्पनीय हिम्मत ने दोनों तरफ सबको हैरान कर दिया था। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत तेज हुई और फाइनली दिसंबर 1972 में पाकिस्तान ने सभी भारतीय युद्धबंदियों को रिहा करने का ऐलान कर दिया। और जब ये जांबाज वाघा बॉर्डर से भारत लौटे तो वहां इंसानों का सैलाब उमड़ पड़ा था। चारों तरफ नारों की गूंज थी और हर हिंदुस्तानी की आंखों में गर्व के आंसू थे। इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही दमदार सवाल खड़ा होता है। जब इंसान ऐसी नामुमकिन दीवारों से घिर जाए तो आज़ादी हासिल करने के लिए उसका हौसला किस हद तक जा सकता है? यह सिर्फ एक जेल से भागने की कहानी नहीं थी। ये उस जज्बे की कहानी थी जो सलाखों के पीछे भी आज़ाद रहना जानता है। रावलपिंडी की वो दीवारें आज भी गवाह हैं कि कैसे 3 भारतीय पायलटों ने उन्हें चकमा दिया। ऐसे ऐतिहासिक किस्से न सिर्फ इतिहास के पन्नों को जीवंत करते हैं, बल्कि मानवीय साहस की एक नई परिभाषा भी गढ़ते हैं।